सबसे पहले दिया सलाई, इस पे बात करनी होगी क्योंकि दिया सलाई एक बहुत छोटी सी चीज़ है। एक तीली निकाल के हम उसको जलाते हैं, उसकी लौ बड़ी मध्यम सी होती है, लेकिन चिंगारी होती है, वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, दिया सलाई प्रकाश की अनंत संभावनाओं के सागर से भरी हुई होती है। मैं दो कारण थे। एक तो जिस घर में मैं पैदा हुआ, विदिशा में बड़ा हुआ, स्कूल पढ़ रहा था, तो हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो हम लोग लालटेन जलाते थे। लालटेन में अगर तेल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, बहुत चिंता रहती थी रात को देर तक पढ़ने में, तो हम वो ढिबरी या चिमनी जी। बना लेते थे। तो दवाई की कांच की उस समय शीशियाँ होती शीशी थी, उसमें छेद तो करके, छेद उसके ढक्कन किया, में छेद करके। ढक्कन में छेद तो करके किसी हमारा भी, दौर एक हाँ, ऐसा दौर था, उस समय बिजली होती बिजली नहीं थी, होती और तो, होती थी तो बहुत जाती हाँ, थी। तो हमारे घरों में मिट्टी का सब तेल डाला मिट्टी तेल, उसमें और एक और वो उसको बत्ती सी बना बत्ती सी ली, भिगो दी और डाल ऊपर दिया, उसमें जला निकलती है दिया। जल। तो दिया सलाई बार बार जलाते, हर बार दिया सलाई जलानी पड़ती थी। तो दिया सलाई क्षण मात्र में प्रकाशित कर देती थी पूरे कमरे को। मेरे ऊपर कुछ ये भारत के स्वतंत्रता के शहीदों का बहुत गहरा असर था। पढ़ता था मैं उनके बारे में, मेरे परिवार का वातावरण भी इस तरह का था, तो हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि ये जो शहीद हुए हैं, जो भी भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खां, ये लोग कौन हैं? ये दिया सलाई हैं, जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया। उन्होंने आज़ादी की रोशनी खुद नहीं देखी, लेकिन हमारे लिए रोशनी दिखा गए, क्योंकि वो तो दिया सलाई थे, जल के बुझ गए। दिया सलाई का जीवन क्षणिक है, लेकिन वो जो दिया या मोमबत्ती जला देगी, उसका प्रकाश और उससे कई और दिए और जल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन में जो छुटपुट मैं काम कर पा रहा हूँ, आप कल्पना कीजिए कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा ना हुई होती, तो आप जैसे कुछ जो नहीं, मैं संजीदा तो आपको बहुत संजीदा साल से पत्रकार हैं, जानता वही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो तो जानते, मेरा लेकिन आपसे परिचय 1992-93 का है, जब मैंने पहली बार आपके बारे में जाना था जी, कि दिल्ली में ऐसा कोई शख्स है जो बच्चों को बंधुआ मजदूरी से जो है निजात दिलाता है, उनके लिए लड़ाई लड़ता है। और उस वो 93-94 की बात होगी, आपके ऊपर कोई हमला हुआ था उस वक्त जी, भी। तो वहाँ से मैंने आपको जाना था, तो मैं जानता हूँ नोबेल। हाँ वो लेकिन मैं तो अब भी मानता हूँ कि अ, दिया अलीगढ़ सलाइयों की अलीगढ़ ही की कोई ज़रूरत घटना है। थी शायद, जहाँ तक मुझे कई याद है। घटनाएं हुई हैं ऐसी, पत्थर की खदानों में, ईंट के भट्टों में, सर्कस में एक बड़ी घटना हुई गोंडा में, उत्तर प्रदेश में, जहां जान बची किसी तरह। तो कई बार मैं घायल होके अस्पताल में रहा। मेरा पाँव टूटा हुआ है, एक कंधा बहुत ऊपर नहीं उठा सकता मैं, वो काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी, और ना हमारे पास संसाधन थे, और ना फिर मैंने कोशिश की कि इसका ऑपरेशन कराया जाए उन दिनों। फिर मैंने कहा चलने दो, चलने दो। मैं इसको पढ़ रहा था, पढ़ते हुए आपके स्कूल का जो आपने शुरुआती उसमें लिखा है कि एक मोची के बच्चे की कहानी लिखी है आपने, जब आप स्कूल जा रहे थे और आपने उसको बैठे देखा। वहां वो घटना और उसके बाद ये साबो वाली घटना, दोनों के बीच में काफी लंबा गैप है। मैं चाहूंगा पहले तो आप वो मोची वाली घटना बताएं, जिससे कि पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा था, एक छोटे से बच्चे का मन किस तरह चल रहा था, वो हुआ क्या था, एग्जैक्ट मोमेंट उस वक्त जब आपने उसे देखा तो क्या लगा था आपको। मुझे जब स्कूल के पहले दिन ही सीढ़ियों कितने के साल के थे बाहर, आप। 5.5 साल का, और बच्चा भी लगभग उसी उम्र का होगा, मेरी तरह उसकी लंबाई थी, तो मैं सोच रहा था उतनी उम्र का होगा। लेकिन जब मैं अंदर घुसा स्कूल के, तो लगा कि ये बच्चा बाहर क्यों बैठा है? हम सब तो स्कूल जा रहे हैं, हम सबको तो कहा गया है कि भाई आप बड़े हो जाओगे तो स्कूल जाओगे, बड़े मतलब 5-6 साल के हो जाओगे तो मैंने ये बात शिक्षक से पूछी, अपनी माँ से पूछी, और दोस्तों से पूछी। लोगों ने कहा तुम पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, नए दोस्त बनाओ, ये तो सामान्य बात है। लेकिन मैं रोज़ उसको देखता था, तो मुझे बड़ा ये लगता था कि एक तरफ तो कहा जाता है कि सब भगवान की संतानें हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है, सब इंसान हैं, ऐसी वैसी बातें, और दूसरी तरफ ये बच्चा हमारे साथ क्यों नहीं है? तो एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे और उसके पिता से पूछ लिया। अब वो
बच्चा तो बहुत सहमा हुआ था, लेकिन पिता तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबूजी, वो बोले, बाबूजी मैंने तो कभी सोचा नहीं, हमारे तो बाप दादे यही काम करते थे, मैं भी बचपन से यही करता हूँ और अब मेरा बेटा कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग होते हैं, हम लोग तो यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आप समझिए कि वो बच्चा हम दोनों की तरफ देख रहा है, मैं उसको भूल नहीं सकता। शायद सूनी थी उसकी आंखें, शायद कुछ जानना चाहता था। पर तब आप ये समझ पाए थे कि वो क्या कह रहे हैं कि हम इसी काम के लिए बने नहीं हैं? समझे हम, नहीं समझे। 5.5 साल के में कुछ क्या कुछ समझ भी में नहीं आता? समझा। मैं तो रोने लगा क्योंकि मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे तो सामान्य बात है। ऐसी कैसी सामान्य बात है, ये गुस्सा मेरे मन में ज़रूर था। वो गुस्सा भी प्रकट कैसे करता, तो मैं रोने लगा। लेकिन फिर भी मैं देखता रहा उस बच्चे को, कुछ कर नहीं पाया। तो इतना गहरा मुझे उस हादसे का असर हुआ कि उससे मैं छुटकारा नहीं पा सका। उस बच्चे की आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही हों, उस पिता कितने की साल लाचारी। देखा आपने वहाँ उसे? मैं चौथी क्लास तक वहाँ पढ़ा, तो समझिए कि 4 साल? 3 साल। 3 साल। 5वीं में आ गया वहाँ से मैं, तो 2.5 साल पढ़ा होगा। मुझे तीसरी क्लास में दाखिल कर लिया था उन लोगों ने, क्योंकि मुझे कुछ लिखना पढ़ना जल्दी आ गया होगा। तो लेकिन तब तक मैंने उसे देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद भी नहीं देखा। हमारा छोटा सा शहर था, तो हम गली में से निकलते थे तब भी बच्चा बैठा रहता था। अब क्या कर सकते थे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे 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 करके जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी और लिखी भी, कि जो शिक्षक कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं और बड़े लिखे लोग कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो, न्याय संगत हो, वो राइट हो, ये कहना मुश्किल है। अब राइट और रॉन्ग का तो अब बाद में सब समझें, लेकिन ये ज़रूर मैं समझा कि जो कहा जा रहा है, या तो वो सच है कि हम सब बराबर हैं, ईश्वर की संतान हैं, या ये सच है कि कुछ लोग इसी काम के लिए पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि एक सत्य मैं इसमें ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं उस भाषा वो नहीं थी, लेकिन भाव जरूर वही थे। तो फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ ना कुछ करने लगा। जैसे पुरानी किताबें इकट्ठी की कुछ, कि बच्चे स्कूल छोड़ के मजदूरी करने लग जाते थे। तो मजदूरी वगैरह तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि हमारे दोस्त लोग, परिचित बच्चे, वो क्लास क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बुक्स के पैसे नहीं थे, फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो छोटी उम्र में ही 11, 12, 15 साल तक ये सब करता रहा मैं, मेरे साथियों के साथ मिलकर, अकेला नहीं। कुछ लोगों ने मदद की, कुछ लोग शामिल हुए, तो भरोसा और गहरा होता चला गया कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, कोई स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं नज़र आता था। माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो बन भी गए आप? बन भी गए, पढ़ा भी दिया। वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो वो कुछ माँ को दे दिया, क्योंकि माँ ने भी अपना बहुत संघर्ष किया था और त्याग किया था मेरे लिए, पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए। तो वो सब चलता रहा। लेकिन जब मैंने ये छोड़ने का फैसला किया, फैसला एक दिन में नहीं हुआ, वो तो तब से ही चला जा रहा है। तो मैंने एक दिन, क्यों ये अंदर से आया कि यार इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मुझे तो बस बच्चों की सेवा करनी है? वो क्या मोमेंट था? वो मोमेंट कुछ नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ, सने सने हुआ, वो एक ग्रेजुअली हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद फिर अध्यापन का काम, इंजीनियर होने का काम, उसको करते हुए मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे वही विसंगतियाँ, वही विद्रूप स्थितियाँ समाज की, वही हालत दिख रही थी आसपास। बच्चे और दिखने लगे। पहले तो समझ नहीं आता था, लेकिन जितना बड़े होते रहे, उम्र बढ़ती रही, देखते रहे कि चाय की दुकानों पे बच्चे हैं, छोटे छोटे और कामों लोग में तो बच्चे इंजीनियर लगे बन हैं। के बड़े सपने देखते हैं ना कि इस मल्टीनेशनल में काम करेंगे, विदेश जाएंगे, ये करेंगे। आपके मन में ये ख्याल कैसे आता था? मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा कि सुख सुविधाओं के जीवन में जीऊंगा या शादी भी हो इंजीनियर। चुकी थी, पत्नी भी थी, और आप नौकरी छोड़ के ये काम कर रहे थे? हाँ, लेकिन
शादी जब हुई हमारी तो वो संघर्ष, प्रेम संघर्ष ये सब चला। लेकिन मेरी पत्नी जो अब हैं सुमिता जी, वो इस बात को जानती थी और हम लोग खुल के बात कर चुके थे। मेरी चिट्ठियों में भी ये बात साफ होती थी कि ये मुझे इस तरह का जीवन, सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन नहीं जीना है, कुछ अलग करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, ये स्पष्टता इसलिए नहीं थी कि कोई कर भी नहीं रहा था इस पे। तो जब मैं छोड़ के आने लगा तो मेरी माँ तो कई दिनों तक रोई, बहुत पकड़ पकड़ के मेरा हाथ पाँव तक पकड़ लिया कि बेटा अब ये पुराना हमारा घर है, इसको हम, तुम इसमें अनाथालय बना लो, स्कूल बना लो। मेरी चांदी के गहने हैं पिताजी के ज़माने के, उनको थोड़े बहुत बचे हैं, बेच देती हूँ। मेरे भाइयों ने भी कहा कि वो भी कुछ मदद कर सकते हैं एक स्कूल खोलने की। लेकिन मुझे लगा कि मैं स्कूल खोल के, तब तक मैं इतना समझ चुका था कि 100, 200, 500 बच्चों की मदद कर भी दी मैंने जीवन में, 2000, 10,000 की भी कर दी, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। जिन कारणों से ये स्थितियां पैदा होती हैं उनको भी थोड़ा समझने लगा मैं कि समाज में किस तरह की भेदभाव हैं, जात पात है, विषमता है, अशिक्षा है। इस सब के चलते सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो लेकिन करें कैसे ये नहीं मालूम था। साबो को इस बात का, या बासल खान को इस बात का श्रेय दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और लक्ष्य भी स्पष्ट होने लगा कि या तो मैं ही रहूँगा या बच्चों की गुलामी रहेगी। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती।